नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में स्वागत है एवं आभार। जैसा कि आपको विदित है कि हमने अपने जनसंचार माध्यम के पाठ को पूर्ण किया, जिसमें हमने देखा था कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट ये सभी जो है जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। इन माध्यमों के अलावा ये तो जनसंचार है, यानी जनता तक अपने विचारों को प्रेषित करने का एक माध्यम। कार्यालयों के अंदर यानी विभागों के अंदर या मंत्रालयों के अंदर जो है संदेश का प्रचार और प्रसार करने के लिए या फिर मत प्रकट करने के लिए कुछ विशेष लेखन के प्रारूपों को अपनाया गया है। इनमें सरकारी यानी औपचारिक पत्र लेखन, अर्ध सरकारी पत्र लेखन, टिप्पणी लेखन, सूचना लेखन, अनुस्मारक पत्र लेखन आदि प्रमुख तत्वों को अपनाया गया है। तो आइए इन्हीं प्रमुख तत्वों पर कुछ विचार विमर्श करते हैं और इनकी सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब किसी कार्यालय के अंदर किसी भी आदेश को या किसी भी निर्देश को अनुपालना के लिए दिया जाता है और उसकी अनुपालना करवाने के लिए जो पत्र वहां पर लिखा जाता है उसमें बहुत सारी औपचारिकताओं का निर्वहन होता है। ये औपचारिक पत्र की श्रेणी में जो सरकारी पत्र काम में लिए जाते हैं, ये किस प्रारूप के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, इन सभी की जानकारी यहाँ दी गई है। पत्र आप सभी लिखना जानते हैं। पत्र की शुरुआत हम करते हैं, वहां सबसे ऊपर प्रेषक का नाम है ना, फिर प्रेषिती यानी प्राप्त करने वाले का नाम और पता, फिर शुरुआत करी सेवा में से, फिर विषय, वहां पर विषय को लिखने के पश्चात जो मुख्य वहां पर विषय वस्तु है उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया और अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भवदीय आदि लिख करके प्रेषक अपना नाम, पद और हस्ताक्षर करके उस पत्र को समाप्ति की ओर ले जाता है। तो इन्हीं औपचारिकताओं का पालन करते हुए सरकारी पत्र का क्या प्रारूप है वो इस प्रकार है। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। औपचारिकताएं यानी जहां फॉर्मल रहना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज को निभाना पड़ता है, औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। ये जो सरकारी पत्र है ये कार्यालय, विभाग या मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, किसी दूसरे विभाग या मंत्रालय को भेजे जाते हैं। यानी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, कार्यालय यानी ऑफिस, एक विभाग से दूसरे विभाग, विभाग यानी डिपार्टमेंट, और मंत्रालय यानी जो सरकारी प्रमुख एक विभाग बनाया गया है किसी विशेष कार्य से संबंधित, उस मंत्रालय के अन्य मंत्रालय को भेजा जाता है। अब जब इस पत्र की शुरुआत करते हैं तो शीर्ष पर यानी सबसे ऊपर कार्यालय, उस विभाग या मंत्रालय का नाम और पता होता है, यानी प्रेषक का नाम है ना, पत्र लिखने वाला। फिर आता है ये पत्र के बाईं तरफ लिखा जाता है और फिर नीचे लिखा जाता है, जिसे लिखा जा रहा है उसका नाम और पता उसके नीचे लिखा जाता है, यानी उसे क्या कहते हैं हम, प्रेषिती। क्या कहा जाता है उसे, प्रेषिती। प्रेषिती यानी पत्र प्राप्त करने वाला, ठीक है। उसके नीचे हम संबोधन देंगे सेवा में। आजकल इसका प्रयोग बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन औपचारिकताओं का निर्वहन अगर हमें करना है तो वहां सेवा में अवश्य लिखना होगा। पत्र के अंत में बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में ही प्रेषक का पता और तारीख दी जाती है। बिल्कुल सही। धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात आप वहां पर भवदीय लिखोगे और वहां प्रेषक का नाम, उसके साथ में उसका पता, अगर उस विभाग में वो किस पद पर है उसका पद, और साथ में तारीख दे दी जाती है, ठीक है। यानी यहाँ भवदीय का प्रयोग करके नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर आदि होते हैं। ऐसे ही लिखा जाता है। सरकारी कार्यालयों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। आपने पढ़ा भी होगा, व्यापारिक पत्र, संपादकीय पत्र और शिकायती पत्र और स्वीकृति या आदेश पत्र, आदेश जारी करने वाले पत्र, है ना, धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु पत्र। ये कई तरह से इन औपचारिक या सरकारी पत्रों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और हर श्रेणी के पत्र के लिए एक विशेष स्वरूप निर्धारित किया गया है। स्वरूप का अर्थ प्रारूप, प्रारूप यानी फॉर्मेट। अब बात आती है टिप्पणी। मैंने आपको बताया कि जब किसी विभाग, किसी मंत्रालय या किसी कार्यालय के अंदर कोई मामला जो है विचार
के अधीन लिया जाता है, उस पे विचार हो रहा है, विमर्श हो रहा है। और विचार विमर्श जब बात की जाती है तो यानी सभी लोगों को साथ में लेकर के कार्य करना होता है, किसी एक के यहाँ पर विचार या मत को प्रधानता नहीं दी गई है। यानी जब विचार विमर्श की बात की जाती है तो उस विभाग या कार्यालय से संबंधित समस्त अधिकारियों या वहां जितने भी कर्मचारी हैं उनसे राय ली जाती है। ये राय जो है उसके लेखन की प्रक्रिया को ही हम टिप्पणी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया देखिए, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, जो मत, आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे टिप्पणी कहते हैं। ठीक है, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण या नोटिंग भी कहते हैं। ये मुख्य प्रकार दो प्रकार से है, एक तो सहायक स्तर पर टिप्पणी और अधिकारी स्तर पर टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकि मामलों को जो जहां पर विचार के लिए जो मामला प्रयुक्त हुआ है, जो प्रकरण आया है, उसको नियमानुसार निपटाना या पूर्ण करना। तो आरंभिक टिप्पण में सहायक यानी जो सहायक स्तर पर टिप्पणी की जा रही है उसमें सहायक विचाराधीन मामलों का संक्षिप्त ब्यौरा देकर के उसका विवेचन करता है, और कार्यालय में फिर टिप्पण के कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर ही होता है। यानी जितने भी वहां के कर्मचारी हैं, उनका जो सहायक है यानी हेल्पर्स है, उन सभी को उस विचाराधीन मामले के विषय में उनसे राय या सजेशंस लिए जाते हैं, और फिर जब वो अपना सजेशन देते हैं सामूहिक तौर पे तो वो कहलाता है सहायक स्तर पर टिप्पण। बाद में दिया गया है, यहाँ टिप्पणी अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट होती है। टिप्पणी संक्षिप्त होनी चाहिए, विषय के अनुरूप होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए और क्रमबद्ध रूप से लिखी होनी चाहिए। और टिप्पणी हमेशा, जैसे भी टिप्पणी दी तो मैं या हम, तू या तुम, यानी प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ उत्तम पुरुष यानी अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी इस विषय में संबंधित लोगों की ये राय है कि उन लोगों का ये कहना है कि इस तरह से यहाँ पे टिप्पणी में लिखा जाता है। अब बात आती है अनुस्मारक। अनुस्मारक किसे कहा जाता है? मान लीजिए सरकारी कार्यालय में कोई आदेश जो है वो सरकारी पत्र के माध्यम से विभाग तक पहुंचाई गई। अब विभाग को पहुंचाए हुए उस पत्र को बहुत समय बीत चुका, लगभग 4-5 दिन या 1 सप्ताह बीत जाने के पश्चात भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं प्रकट की गई। यानी संबंधित विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों या कर्मचारियों ने उस पत्र पर कोई गौर नहीं किया। अब पुनः उस विभाग के मुख्य अधिकारी के द्वारा एक अनुस्मारक पत्र लिखा जाएगा, और अनुस्मारक पत्र जो है वो पूर्व लिखे गए पत्र को याद दिलाने के तौर पे लिखा जाएगा कि भाई पूर्व में हमने ये सूचना आप लोगों तक पहुंचाई थी एक पत्र के जरिए, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया वहां अभी तक भी प्रकट नहीं की गई है, इसलिए आपको दोबारा से स्मरण कराने हेतु अनुस्मारक पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, अब इस अनुस्मारक पत्र के संबंध में क्या कहा जाएगा? अनुस्मारक पत्र के संबंध में कहा जाएगा कि जो पत्र पूर्व में भेजा गया है उस पत्र में जो भी बायोडेटा है, जो भी विषय वस्तु आपको दिया गया है, उस विषय वस्तु को पुनः आपको याद करवाया जा रहा है। तो बिंदु संख्या 9 पे ध्यान दीजिए, इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं, यानी रिमाइंडर। जब किसी पत्र या किसी ज्ञापन का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे स्मरण पत्र भी कहा जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में रिमाइंडर भी कह सकते हैं। इसका प्रारूप तो बिल्कुल फॉर्मल लेटर्स की तरह ही होता है, औपचारिक पत्र की तरह ही होता है, पर यह पत्र की तुलना में आकार में छोटा होता है। यदि एक से अधिक स्मारक अनुस्मारक भेजे जाते हैं तो उन्हें अनुस्मारक संख्या 1, अनुस्मारक संख्या 2, अनुस्मारक संख्या 3 इत्यादि लिख करके प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, हमने टिप्पणी में बढ़ा तो सहायक स्तर पर जब सहायक जो कर्मचारी हैं वो सामूहिक तौर पर जब टिप्पण करते हैं उसमें वो विचाराधीन मामलों का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उस पर अपनी राय या मत प्रकट करते हैं। इसी तरह से जब सहायक टिप्पण को संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है
भाई मैंने टिप्पणी दे दी, जो विचाराधीन मामला था मैंने अपनी तरफ से राय प्रकट कर दी, दूसरे कर्मचारी ने अपनी तरफ से कर दी। फिर ये जो टिप्पणी है ये जो शीर्ष अधिकारी है, संबंधित विभाग का अधिकारी है, उसको भेजा जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब वो उस टिप्पणी से सहमत है तो जरूर लिखिएगा कि मैं आपकी उपयुक्त टिप्पणी से सहमत हूं और अपने सिग्नेचर कर देगा। और यदि वो उस टिप्पणी से सहमत नहीं है, वो उस टिप्पणी को काटने, बदलने और हटाने के विषय में अगर अपनी मंशा जाहिर करता है तो वो अपनी असहमति भी वहां पर प्रकट कर सकता है। तो देखिए, जब सहायक स्तर पर टिप्पणी प्रस्तुत की गई जिसमें अपने मत, अपनी राय, अपने निर्देश आदि जारी किए गए, वहां पर जो अधिकारी है वो क्या करेगा कि जब सहायक टिप्पणी को संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है, बिंदु संख्या 8 पे देखिए, और अगर संबंधित अधिकारी उस टिप्पणी से सहमत होता है तो उस टिप्पणी के नीचे वो अपने हस्ताक्षर कर देगा, या फिर मैं उपयुक्त टिप्पणी से सहमत हूं इस तरह से लिख देगा। और टिप्पणी पर संबंधित अधिकारी का मत अनुषंगिक टिप्पणी कहलाता है। ठीक है। और यदि अधिकारी है तो वह टिप्पणी को काटने, बदलने, हटाने का कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सहमत है। और अगर सहमत नहीं है तो वहां पर वो केवल अपनी असहमति ही प्रकट करेगा। वहां पर वो खुले तौर पे ये नहीं कहेगा मैं इसको काट सकता हूं, मैं इसको बदलना चाहता हूं, है बस मैं उपयुक्त टिप्पणी से सहमत नहीं हूं। ये अनुषंगिक टिप्पणी भी क्या है? संक्षिप्त है। लेकिन अगर असहमति की स्थिति में ये टिप्पणी जो है शिकायत के तौर पे थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। अब हमने अभी तक ये देखा कि कार्यालय के दूसरे कार्यालय या विभाग से दूसरे विभाग तक टिप्पणी भी लिखी जाती है, पत्र भी लिखे जाते हैं। अब बात आती है अर्ध सरकारी पत्र की। अर्ध सरकारी पत्र यानी सरकारी तो लग गया, यानी यहाँ पर भी औपचारिकताओं का निर्वहन होगा। तो अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकताओं का पुट होता है। अनौपचारिकता क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े से हमें इनफॉर्मल बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के स्तर पर पत्र का आदान प्रदान होता है। यानी जब व्यक्ति का, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के स्तर पर आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पर किसी बात का, किसी विचार का, तो इसमें मैत्री भाव है। और ये पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी उस संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है या उससे परामर्श लेना चाहता है। तो इसके लेखन के लिए यहाँ पर लेटर पैड का प्रयोग होता है। और सबसे ऊपर दाईं ओर आता है, सारा का सारा प्रक्रम बाईं ओर चलता है, उल्टे हाथ की तरफ, और पूरा एक सीक्वेंस में आता है। फिर से बाईं ओर प्रेषक का नाम, पदा और पदनाम, और फिर पत्र का प्रारंभ होता है श्रीमान जी, श्री या मेरे प्रिय इत्यादि से होता है। और पत्र के अंत में भवदीय लिखकर या आपका शब्द लिख करके जो प्रेषक है उस प्रेषक के अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता दे दिया जाता है। कब? जब वो विभाग का अधिकारी व्यक्तिगत तौर पे दूसरे विभाग के अधिकारी को जानता है, वहां पर वह उसे परामर्श देना या लेना चाहता है, यानी इसमें मैत्री भाव है, यानी अनौपचारिकताओं का निर्वहन होता है। अब मैंने आपको बताया कि किसी सरकारी कार्यालय या विभाग के द्वारा जब पूरे लोगों तक कोई संदेश प्रेषित करना होता है तो उसे हम प्रेस विज्ञप्ति भी कहते हैं। यानी ये प्रेस विज्ञप्ति उस डिसीजन के बारे में होता है जो डिसीजन सर्वमान्य जनता के लिए लिया गया है। और सर्वमान्य जनता के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसे प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जन सामान्य तक भेजे जाते हैं। तो देखिए, प्रेस विज्ञप्ति क्या है? कोई भी व्यक्ति या संस्थान किसी भी विषय या बैठक में जो भी निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा सर्व सामान्य तक पहुंचाया जाता है। यानी सरकारी क्रम के इस विभाग के समस्त मुख्य अधिकारियों के सहयोग या परामर्श के द्वारा इस विषय में यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित लोगों को उपभोक्ता के लिए या फिर कोई दूसरा जो भी विचाराधीन मामला है, लोगों के लिए अपनी राय प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है या उनको वहां पर अधिकार क्षेत्र दिया जाता है। यदि किसी के भी ऐसा कुछ अनन होता हो तो वो संबंधित विभाग के उस अधिकारी से संपर्क कर सकता है। विभाग यहाँ पर इस तरह से क्या है, प्रेस विज्ञप्ति जाहिर की जाती है। अब अगला आता है सर्कुलर। सर्कुलर क्या है? जिसे हिंदी में परिपत्र कहा जाता है। यानी आपको पता है हमारे यहाँ भी जैसे अब ये निजी संस्थान है, सर्कुलर जारी किए जाते हैं, है ना।
सर्कुलर जारी किए कैसे जाते हैं? जो निर्णय लिए जाते हैं उसे अपने अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित किए जाते हैं ताकि इन निर्णयों को वो वहां पर क्या करवाए, लागू करवाए, सर्कुलर के थ्रू, है ना। जैसे यहाँ पे हमारे वही सर्कुलर जारी किया गया क्या कि इस समय के सीमा के अंदर इस विषय के संबंधित जो अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं वो अपने कालांश लेंगे। तो यहाँ पे सर्कुलर जारी होता है, यानी जो निर्णय लिए गए वो अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए गए ताकि वो उनको क्रियान्वित करवा सके। देखिए, सरकारी या निजी संस्थान में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उन्हें लागू करने के लिए जो अधीनस्थ कार्यालय हैं उनको एक परिपत्र जारी किया जाता है जिसमें इस निर्णय को कार्यान्वित करवाने के निर्देश होते हैं। यानी डिसीजन जो है उन डिसीजंस को, उन निर्णयों को सही ढंग से आगे तक लागू करवाने का काम जो है वो परिपत्र यानी सर्कुलर में दिया जाता है और उसी के अनुसार उन अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य करना होता है। अब बात आती है कार्यसूची, जिसे एजेंडा कहा जाता है। होता है ना कार्यसूची, किस तरह की कार्यसूची है, कैसी समितियां बनी जाएगी, उसके कितने सदस्य होंगे, इन समितियों में कितने मेंबर होंगे, है ना, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, सचिव कौन होंगे, विचार विमर्श करना होगा या निर्णय लेना होगा तो किस तरह के नियमों का पालन करना होगा, बैठक का आयोजन कब कब होगा, ये सारी जो है क्या है, कार्यसूची है। तो देखिए, विभिन्न संस्थाओं और कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करके निर्णय में पहुंचने के लिए कई समितियों का गठन किया जाता है। अब इन समितियों में एक अध्यक्ष, एक सचिव के अलावा अन्य मेंबर भी होते हैं। जब किसी विषय पर विचार विमर्श करना है या फिर निर्णय लेना हो तो समिति के सारे सदस्य एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर बैठक का भी आयोजन करते हैं और ये बैठक प्रारंभ होने से पहले ही जितने भी विचारणीय मुद्दे हैं उनकी एक क्रमवार सूची बनाई जाती है और इसी सूची को यानी मुख्य मुख्य एजेंडे को कार्यसूची कहते हैं या एजेंडा कहते हैं। कार्यसूची का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि केवल उन्हीं विषयों पर चर्चा की जाए जो कि वहां विचारणीय है। इससे समय की तो बचत होगी ही और साथ में विषय से भटकने की भी कोई स्थिति नहीं होगी। ठीक है, बैठक का संचालन करता है सचिव और ये सचिव जो है वो समस्त सदस्यों को साथ में लेकर के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करता है। अब बात आता है कार्यव्रत। कार्यव्रत यानी निर्धारित जो भी कार्य था वो किस ढंग से पूरा हुआ। बेटा जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ भाई, 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है वो बनाया जा रहा है, इसके संदर्भ में एक कार्यव्रत लेखन कीजिए। क्या होगा कि सब 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में एक जो है उत्सव या कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये कार्यक्रम जो है सुबह 7:30 प्रातःकाल से राष्ट्रध्वज के ध्वजारोहण के साथ ही शुरू हुआ। इस क्रम में हमारे कलेक्टर साहब को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया। जब ध्वजारोहण हुआ उसके पश्चात सभी ने राष्ट्रगान मिलकर गाया और कलेक्टर जो आए थे उन्हें हमारे शाला प्रधान ने माला अर्पित करते हुए आदर या सम्मान दिया और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इन कार्यक्रमों को देख करके हमारी युवा पीढ़ी में देशभक्ति और देश के प्रति जो जज्बा है उसका एक झलक जो है वो देखने को मिली। इस पूरे कार्यक्रम का समापन 11 बजे हुआ और 11 बजे कलेक्टर साहब ने समस्त विद्यार्थियों और अध्यापकों को अपने सुंदर शब्दों से संबोधित करते हुए प्रेरित किया और इस प्रकार यह जो कार्यक्रम था वो समापन की ओर ले जाया गया। ये क्या है, पूरा कार्यव्रत। आया समझ में कि जो भी कार्य किया गया वो किस ढंग से पूरा किया गया और उसको किस क्रम में प्रस्तुत किया गया, वो ही कार्यव्रत कहलाता है। देखिए कि कार्यसूची में दिए गए मुद्दों को जो सचिव है वो बैठक में प्रस्तुत करता है और समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में सभी सदस्य जो है विचारणीय मुद्दों पर अपने अपने विचार प्रकट करते हैं।
विचार विमर्श के बाद वो निर्णय लेते हैं और प्रत्येक मुद्दे पर किया गया विचार विमर्श ही या निर्णय ही कार्यव्रत कहलाता है कि भाई यहाँ पे जो समिति थी उसकी बैठक का आयोजन किया गया, इतने सदस्य उसमें शामिल हुए, बैठक की शुरुआत इस समय पर हुई, सभी ने विचारणीय इन बिंदुओं का अध्ययन किया और अपनी अपनी तरफ से उन्होंने सुझाव या मत जाहिर किए। इन मतों को सुनने के पश्चात समस्त सामूहिक विचार विमर्श के पश्चात एक निर्णय पर पहुंचे और संबंधित बैठक में उस विचाराधीन मामले पर यह निर्णय लिया गया और इस निर्णय को सामूहिक रूप से लागू करने का भी जो निश्चय है वो किया गया। इस तरह से ये बैठक जो है वो इतने समय पर समाप्त कर दी गई। जैसा मैंने अभी आपको 26 जनवरी के एक छोटे से उदाहरण के तौर पे समझाया जो निजी संस्थान में है, और यहाँ पर कार्यव्रत जो है कई सरकारी विभागों या निजी विभागों या कार्यालयों में इस तरह से किसी विचारणीय बिंदु पर आयोजित होने वाली बैठक, बैठक का समय, बैठक के सदस्य, विचारणीय बिंदु, वहां उनके सुझाव, सारी चीजों का एक सामान्य सा ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए जो निर्णय लिया गया उस निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया को वहां प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही कहा जाता है कार्यव्रत। ठीक है, तो इस क्रम में हमने समझा सरकारी पत्र जो औपचारिक होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र जो अनौपचारिक होते हैं, टिप्पणी जिसमें किसी विचाराधीन मामले पर सभी की राय या मत प्राप्त किए जाते हैं, अनुषंगिक टिप्पणी यानी अधिकारी उस पर अपनी सहमति देता है, जो पत्र भेजा गया उसे पुनः याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। इसके साथ साथ सरकार जो निर्णय लेती है उसे जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जाहिर की जाती है। इस साथ साथ में जो भी समिति है, जो भी विभाग है, वो किस तरह का सर्कुलर लेकर के चल रहा है, उसे उस परिपत्र को किस तरह से निर्धारित किया जाता है, और साथ में कार्यसूची भी, एजेंडे भी वहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं। और जब एजेंडों पर निर्णय लिया जाता है उसे कार्य रूप में परिणित करने के लिए वहां पर कार्यव्रत भी लिखा जाता है। और ये समस्त प्रक्रम जो है वो कार्यालयी लेखन में शामिल किए गए हैं, यानी एक विभाग, एक मंत्रालय या कार्यालय के द्वारा दूसरे विभाग या मंत्रालय या कार्यालय के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनसे अपने संदेशों का, अपने सुझावों का, अपने निर्णयों का आदान प्रदान, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान का एक माध्यम कार्यालय लेखन कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर ये कार्यालय लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु समझ आई हैं। इन्हें हमें अपनी लिखित उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इसके बाद इसके प्रमुख प्रमुख उदाहरणों के साथ हम एक एक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, धन्यवाद।